सो जैन एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर वेरी वेल एंड आप सब अच्छे ही होंगे यार परिवार के साथ। तो आज है हमारा लेक्चर 1 मोशन के लिए फिजिक्स में। तो आज हम इसको कंटिन्यू करने जा रहे हैं और उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरे साथ एंड तक रुकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। जैसा कि आप सबको पता है, मेरा नाम है अंशु शुक्ला एंड मैं फिजिक्स पढ़ाने जा रहा हूँ आपको डिफेंस विद टूर विद चेस पर। तो आगे चलते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भाई आज अपना डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। सबको यार थोड़ा बहुत तो पता ही होगा ये सब क्या होते हैं, फिर भी मैं आज इन डेप्थ समझाऊंगा आपको ये सब। और सबसे पहले बात आ जाती है डिस्प्लेसमेंट। ये क्या होता है डिस्प्लेसमेंट? उससे पहले ना अपन डिस्टेंस जानते हैं ये क्या होता है। डिस्टेंस की डेफिनेशन ये होती है कि टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट आप भी हो सकते हो, कोई भी हो सकता है भाई। कार, कार भी हो सकती है भाई, बस हो सकती है यार, ट्रक हो सकता है, आपकी बाइसिकल हो सकती है भाई, कुछ भी एग्जांपल ले लो जो कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हो। एरोप्लेन भी हो सकता है यार, ट्रेन भी हो सकती है। तो जैसे मान लो आप ना दिल्ली में रहते हो यार, दिल्ली एग्जांपल की मैं ले ले रहा हूँ, ये दिल्ली में आप हो। आपको ना चंडीगढ़ जाना है किसी काम से, क्रश से मिलने जाना है, मान लो एग्जांपल के लिए। मान ही लो भाई, है तो है नहीं आपके पास, कोई बात नहीं। तो आपको ना चंडीगढ़ जाना है, चंडीगढ़ के लिए आपने अपने लिए एक कार बुक कर दी, कैब, ओला से। ठीक है। अभी दिल्ली से आप निकले, चंडीगढ़ गए, तो ये जो चंडीगढ़ आप पहुंचे ना, इसी को डिस्टेंस बोलते हैं यार। दिल्ली से चंडीगढ़ के बीच में जो दूरी है उसी को डिस्टेंस बोला जाएगा। आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। और अब इसके बाद इसकी एसआई यूनिट जो होती है वो मीटर होती है। ठीक है, इसकी एसआई यूनिट मीटर होती है, सीजीएस यूनिट वही सेंटीमीटर। सीजीएस लिख देता हूँ आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो इसकी ना सीजीएस यूनिट होती है सेंटीमीटर। और अब आते हैं अपना डिस्प्लेसमेंट। ये क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। मान लो आप ना पॉइंट ए पे हो। पॉइंट ए कोई भी सिटी का नेम, विलेज का नेम, कोई भी कुछ भी मान सकते हो यार आप। ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। आपको ना सी पर जाना है। सी पर जाने के दो रास्ते हैं, या तो आप ए से बी जाओ, बी से सी जाओ, और या फिर आप ए से डायरेक्ट सी आ जाओ। तो आप ए से बी जाओगे, बी से सी जाओगे, तो ये थोड़ा लॉन्ग रूट पड़ेगा। लेकिन अपन ना डिस्प्लेसमेंट में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल मतलब स्टार्टिंग यहाँ से हुई थी, तो ये इनिशियल पॉइंट हो गया अपना। ये इनिशियल पॉइंट हो गया। और ये अपना सी ना फाइनल पॉइंट हो गया, इसको फाइनल पॉइंट मानो। अब ए से सी जाओगे ना, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, सी को अपन डिस्प्लेसमेंट कंसिडर करते हैं। ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। डी मतलब डिस्प्लेसमेंट। इसको एस भी मान सकते हो भाई, रुको एक सेकेंड। इसको ना इरेज करके मैं, आप एस लिख दो इसको। डिस्प्लेसमेंट को ना फिजिक्स में एस से ही डिनोट करते हैं, तो आप इसको एस मानो। ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अभी इसकी एसआई यूनिट ना डिस्टेंस के सेम होती है, मतलब एसआई यूनिट इज मीटर, सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, डिस्टेंस क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं भाई। और एग्जांपल अगर देखना है तो देखो, ऐसा है। आप ना पॉइंट ए से स्टार्ट किया आपने, पॉइंट बी आप पहुंचे। ठीक है। और मान लो इसके बीच की डिस्टेंस ना 5 किलोमीटर है। अभी आप ना आपने डिसाइड किया बी पे, यार बी प्लेस पे आपको अच्छा नहीं लग रहा, फील अच्छा नहीं आ रहा। तो आपने कहा भाई वापस चलो यार, पैसे वाले लोग आप लोग यार। तो आपने गाड़ी घुमाई और ये आप वापस पॉइंट ए पे आ गए, मतलब बैक हो गए आप। तो देखो, ए से स्टार्ट किया, बी पे पहुंचे, बी से फिर से स्टार्ट किया, ए पे पहुंच गए। तो आपका ना इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट सेम हो गया, क्योंकि आप ए से बी वापस आ गए यहाँ से ए पे। तो इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट जब सेम होता है ना, तब डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो हो जाता है। एक सेकंड यहाँ लिख देता हूँ मैं। When initial and final point is same, initial and final point is same, तब ना आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है यार। ये आप ना अपने नोट्स में ऐड कर लेना, इंपॉर्टेंट है ये। फाइनल पॉइंट यहाँ लिखा है मैंने, ये सेम। तब ना आपका डिस्प्लेसमेंट मैंने बताया ही आपको, एस से डिनोट करते हैं यार। तो यहाँ पे लिख दो एस।
इज इक्वल्स टू 0। आई होप आपको ये समझ आया होगा अच्छे से। अब आगे चलते हैं भाई। अब देखो केस फॉर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे मैं आपको ना केसेस समझाने जा रहा हूँ कि क्या क्या केसेस हो सकते हैं। पहले तो देखो एक लाइन खींच लेता हूँ मैं। ये लो, पॉइंट ए हो गया ये पॉइंट आपका बी हो गया। इसके बाद ही मान लो आपने ए से स्टार्ट किया, बी पर पहुंच गए आप। ठीक है, इसका डिस्टेंस ना मान लो 30 मीटर था। ये 30 मीटर। अब 30 मीटर, तो यहाँ पे अब मेरे को आप डिस्टेंस बताओ। चलो ए से बी आप पहुंचे हो, अभी बी से कहीं नहीं गए हो, बी पे ही खड़े हो। मतलब ये इनिशियल पॉइंट है, ये आपका फाइनल पॉइंट है। तो ना डिस्टेंस आपका 30 मीटर हो गया। यहाँ पे ये डिस्टेंस आपका 30 मीटर हो गया। डिस्टेंस को ना सिंपली डी से डिनोट करते हैं, स्मॉल डी। ठीक है, ये आपका डिस्टेंस हो गया। अभी डिस्प्लेसमेंट भी इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट रूट तो यही है भाई मेरे हिसाब से, और तो कोई है नहीं। इस तरीके से जाओगे इधर से घूमते हुए तो वो तो यार ज्यादा ही होगा ना इससे, इस वाली से, ये वाली लाइन से ये डिस्टेंस तो फिर ज्यादा होगा। तो इस वजह से शॉर्टेस्ट रूट ना यही वाला है अपना, ए से बी जो डायरेक्ट लाइन की है। तो और डिस्प्लेसमेंट में मैंने आपको पढ़ा भी रखा है कि शॉर्टेस्ट रूट होता है। तो वहां से क्लियर होने के बाद अभी आप ना यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लिख दो, कितना है आपका एस। डिस्प्लेसमेंट कितना है, 30 मीटर। इस तरीके से ये केस वन आपको हो गया। ये यहाँ पे एग्जाम्पल था, अगर 40 मीटर मानोगे यार तो डिस्प्लेसमेंट भी 40 मीटर ही होगा। तो वो देख लेना, अपने आप से एज्यूम भी कर सकते हो भाई, और बाकी का क्वेश्चन में जो देगा वो तो आपको मानना ही मानना है, उसकी जो वैल्यूज हैं। आगे चलते हैं केस टू। केस टू क्या है, उसके लिए ना एक थोड़ा सा छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। ये वही पॉइंट अपने ए और बी, ये ए हो गया, ये ना आपका बी हो गया। अभी ना ये डिस्टेंस इसके बीच का, ए और बी के बीच का ना 40 मीटर मानते हैं। ठीक है, जो स्टैंडर्ड केसेस हैं वही मान लेता हूँ, जो मैं पीपीटी प्रिपेयर करके लाया हूँ उसके हिसाब से। तो ये ना ए से बी के बीच में डिस्टेंस अपना 40 मीटर है। 40 मीटर के अकॉर्डिंग अगर आप ए से बी तक जाते हैं और बी पर आपको अच्छा नहीं लगा, आप वापस भी आते हैं, ए से बी गए पहले, फिर बी से ए वापस आए, तो आपका ना डिस्टेंस ना 80 मीटर हो जाएगा, क्योंकि 40 मीटर जाने का 40 मीटर आने का, तो यानी टोटल डिस्टेंस कितना हो गया अपना, 80 मीटर। और ये तो मैंने आपको समझा ही दिया, जब आप किसी पॉइंट से स्टार्ट करते हैं वापस फिर वहीं आ जाते हैं तो आपका डिस्प्लेसमेंट तो यार जीरो ही हो जाता है। वेरी सिंपल। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना मेरे हिसाब से। और कोई भी डाउट हो भाई प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दिया करो यार, आपको आंसर मिलेगा वहाँ पे। तो ये 40 मीटर इधर से गया था, 40 मीटर वापस भी आ गया, तो ये डिस्प्लेसमेंट ना अपना जीरो हो गया। ये यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये डिस्टेंस, इसका थोड़ा सा स्पेलिंग गलत हो गया है भाई, ये ए इधर आना था, कोई ना, अपन समझ लेंगे। ये लो, और डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। ठीक है, अभी आगे चलते हैं भाई। अब देखो केस थ्री समझते हैं, केस थ्री क्या है। केस थ्री में भी भाई छोटा सा एक डायग्राम बनाएंगे, स्टैंडर्ड केस वही ए में। ये हो गया पॉइंट, और ये पॉइंट हो गया अपना बी। अब इसके बाद ही ना अपन क्या करेंगे, एक पॉइंट और मानते हैं भाई, अभी नहीं मानते, चलो ठीक है। आप ना ए से बी गए, आपने गाड़ी स्टार्ट करी, ए से बी गए, ये आपकी डिस्टेंस कितनी थी, 40 मीटर। स्टैंडर्ड केस मान लिया मैंने, चलो। अभी ना आपने कहा बी से यार ए चलते हैं, ए वापस आ रहे थे, आपकी यहाँ पे कहीं पेट्रोल खत्म हो गई यार, गाड़ी थी यार, पेट्रोल उतनी लिमिटेड थी, पापा ने पैसे दिए नहीं, तो आपकी ना ये बीच में कहीं गाड़ी रुक गई है। अभी आप यहीं खड़े हो पॉइंट सी पर, आपने चेक किया अपने मीटर में स्पीड, वो डिस्टेंस मीटर में, वो फोर व्हीलर के, तो आपको पता चला ना आपने ना 40 मीटर ही कवर कर पाया है डिस्टेंस। बी से सी तक ना 20 मीटर की सॉरी डिस्टेंस थी ये। तो आपने ये चेक किया। अभी आपका एक फ्रेंड बोला चलो अब बताओ, ए से बी आप गए 40 मीटर था, बी से सी आ गए 20 मीटर, कितना डिस्टेंस हो गया। भाई आप मेरे से फिजिक्स पढ़ के गए थे, आपने बोला 60 मीटर। बस भाई फिर क्या और क्रिएट हो गया दोस्तों के बीच, टॉपर मानने लगे वो आपको यार। बस और क्या चाहिए यार। ठीक है, आपने बोल दिया डिस्टेंस ना 60 मीटर हो गया। ये लो, हो गया। अभी ना एक और आपका फ्रेंड था, वो मेरे से चुपके से क्लास लेता था, आपको बताता नहीं था। उसने क्या किया, उसने बोला अब डिस्प्लेसमेंट बता, उसको आंसर भी पता था डिस्प्लेसमेंट का।
पहले उसने क्वेश्चन किया और ऑरा क्रिएट करने के लिए उसने भी आंसर बोल दिया खुद से, क्वेश्चन भी बोला उसने, आंसर भी क्रिएट उसने खुद कर दिया। तो ये होता है भाई। उसने पूछा डिस्प्लेसमेंट और किसी को मौका भी नहीं दिया, आपको भी मौका नहीं दिया, वरना आप तो बता ही देते। और उसने पता क्या है डिस्प्लेसमेंट बोला? डिस्प्लेसमेंट क्या बताया था मैंने आपको? इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। इनिशियल पॉइंट आपका क्या था? ए। और फाइनल पॉइंट सी। अब देख लो इनिशियल फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? ये वाला डिस्टेंस, ये वाला। रुको कलर चेंज करता हूँ बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, इसमें इंटरमिक्सिंग नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा भाई? ये वाला डिस्टेंस निकालने के लिए ना आप 40 मीटर में से 20 मीटर माइनस कर दो, ये भी 20 मीटर आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट भी हो गया 20 मीटर, ठीक है। इस तरीके से उसने अपना रौला बना दिया भाई फ्रेंड्स के बीच में, वरना आपका कॉम्पिटिटर कोई नहीं था। चलो यार, ये मजाक की बातें हैं यार, ये तो होती रहेंगी। अभी आगे चलते हैं भाई। अभी केस 4 होता है अपना। केस 4 में क्या होगा? कोई सर्कल मैंने ले लिया है, ये कोई रेडियस है इसकी, यहाँ से ये रेडियस मैंने आर मान रखी है। ये आर रेडियस तो यार पता ही होगा, सेंटर से सर्कमफेरेंस की डिस्टेंस को यार रेडियस बोलते हैं। सिंपल है। अगर मानो देखो, आपने क्या किया, आपने यहाँ से पॉइंट ए मान लो, ये वाला, और ये सेंटर को ना ओ मान लो। आपने ना ए से स्टार्ट किया इसकी बाउंड्री पे। मान लो आप एथलीट हो, आपने ये स्टार्ट किया, स्टार्ट किया, स्टार्ट किया, स्टार्ट किया, और ऐसे ऐसे आप गए रनिंग करते हुए। और आप थे अच्छे खासे मतलब रनर, तो यहाँ रनिंग करते 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 आप फिर पॉइंट ए पे आ गए यार। पॉइंट ए पे आ गए, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट सेम हो गया, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया कि नहीं? ठीक है। और डिस्टेंस, अब देखो आपने यहाँ से यहाँ पूरे में गए हो, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला लगा सकते हो। क्या होता है? 2 पाई आर। ये देखना, ये आ गया आपका सर्कमफेरेंस। अब रेडियस की जितनी भी वैल्यू होगी वो पुट करना, पाई की वैल्यू पुट करना, आपका डिस्टेंस निकल आएगा। एग्जाम्पल के लिए मान लो ये रेडियस ना, एग्जाम्पल रुको एक सेकंड, मान लो वो रेडियस ना आपकी 7 मीटर थी। मैंने मान लिया वो आपकी 7 मीटर थी। अभी ना आप सर्कमफेरेंस कैसे निकालोगे? भाई भाई वैल्यू पुट कर दो सिंपली यार। ये देखो, 2 × पाई की वैल्यू 22/7। तो ये ना, अभी आप 7 की वैल्यू पुट कर दो रेडियस में। 7 का केस लिया था, ये 7 से 7 कैंसिल, 44 मीटर आपकी सर्कमफेरेंस आ गई, यानी आप डिस्टेंस ना 44 मीटर रखोगे। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया 44 मीटर। अभी आगे चलते हैं यार। ये देखो, ये नोट वेरी इंपॉर्टेंट है यार, पहले भी PYQ में आ रखा है, तो इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ मैं लिख देता हूँ यार, मेंशन कर देता हूँ इंपॉर्टेंट। ये अपने नोट्स में ऐड कर लेना भाई ध्यान से यार। डिस्टेंस ना हमेशा ग्रेटर होता है डिस्प्लेसमेंट से, और या फिर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा। डिस्टेंस ना कभी भी लेस नहीं होगा डिस्प्लेसमेंट से। अभी देखो, पूछो कैसे, अभी बताता हूँ। यहाँ देखो, आपने डिस्टेंस निकाला, 2 पाई आर वैल्यू आ रही थी, मतलब 44 मीटर आ रहा था, और डिस्प्लेसमेंट जीरो आ रहा था, मतलब डिस्प्लेसमेंट कहीं ना कहीं कम है। कम क्या, जीरो ही है। डिस्टेंस ज्यादा है डिस्प्लेसमेंट के कंपैरिजन में। तो ऐसे अपन समझ सकते हैं। और इसमें देख लो, डिस्टेंस 60 मीटर आया, डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर आया। ठीक है, ये मतलब लेस आया डिस्प्लेसमेंट। और देखो, अभी ना आप इसमें देखो, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल का केस ये रहा। समझाया था ना, ये इक्वल का केस बन रहा है। तो इस तरीके से आपको मैंने एक एग्जांपल भी बता दिया इसका, तो ये आप ऐसे नोट करना। देखो, डिस्टेंस, भाइयों यार नोट्स बना लेना, यही काम आएंगी लास्ट के कुछ दिनों में आपके। तो मैं तो यही एडवाइस करूंगा, नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करो। ये ऐसे बनाना है सिंबल, ग्रेटर देन इक्वल्स टू बोलते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लिख देना भाइयों यार। ये देखो, डिस्प्लेसमेंट लिख दिया ना। नोट्स बना लो भाई, गर्लफ्रेंड बने ना बने, नोट्स जरूर बनने चाहिए, क्योंकि आपको निकालना है एनडीए का एग्जाम। ठीक है, ये हो गया। अभी आगे चलते हैं भाई। आगे क्या है अपना? स्पीड आ गई। मान लो आपको घर से KTM बाइक मिल गई, एग्जाम्पल के लिए छपरियों की बाइक KTM बाइक वो मिली। आपको ना हाई सेटिंग की गली से निकालनी थी मोटरसाइकिल, बस उसका घर आया, आपने स्पीड बढ़ा दी। अब स्पीड क्या होता है, वही समझते हैं क्या होता है।
स्पीड ना उसको बोलते हैं जब आप डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम करो, मतलब कोई भी डिस्टेंस आप किसी टाइम में कम मतलब ट्रेवल करते हो ना, स्पीड ना आपकी टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जितनी ज्यादा आपकी स्पीड होगी उतना ही कम टाइम लगेगा। मतलब आपको मार्केट गए मम्मी का सामान कुछ लेने, आपने ना स्पीड बढ़ा दी तो आपको कम टाइम लगता होगा, आप 5 मिनट 10 मिनट इतने में ही आ जाते होगे। वही आप पैदल जाओ तो आपकी स्पीड कम हो जाती है भाई, तो आपको टाइम ज़्यादा लगता है ऑटोमेटिकली। तो वैसे ही है भाई। और स्पीड जितनी ज़्यादा होगी उतना ही डिस्टेंस ज़्यादा कवर कर पाओगे यार आप लोग, वो तो ऑब्वियस सी बात है। मान लो आपको स्पीड ज़्यादा है, डिस्टेंस ज़्यादा कवर करना है तो स्पीड ज़्यादा बढ़ानी पड़ती है। तो वैसे ही होता है। इसको ना स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। स्केलर वेक्टर बताया ही था, स्केलर में कोई डायरेक्शन नहीं होता है, और वेक्टर क्वांटिटी ना डायरेक्शन मांगती है, तो वही है। इसकी एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड होती है भाई, सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड होती है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा, बहुत बेसिक है ये तो। अभी आगे चलते हैं। वेलोसिटी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन टाइम। देखो, वेलोसिटी और स्पीड सेम है, बस इसमें डिस्प्लेसमेंट आता है डिस्टेंस की जगह, और डिस्प्लेसमेंट में कुछ नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन आ जाता है बस, बाकी का सब सेम है इसमें। मतलब डिस्प्लेसमेंट आया डिवाइड में टाइम आ गया, ये वेलोसिटी होगी अपनी। बाकी का कॉन्सेप्ट वही लगता है यार, कि ये भी टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और स्पीड भी थी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, बस यही है केस इसका भी। इसकी जो एसआई यूनिट है वो भी मीटर पर सेकंड जो कि स्पीड की थी, सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड जो कि स्पीड की थी। और ना इसको भी वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं क्योंकि इसमें होती है डायरेक्शन। डायरेक्शन, जैसे मान लो आपको ना पॉइंट ए से ना बी जाना है, पॉइंट ए से आपको बी जाना है, तो आपकी डायरेक्शन भाई ए से बी की तरफ है ना, तो ऐसे इंपॉर्टेंट होती है डायरेक्शन। अगर आपको बी से ए जाना है तो फिर आप ऐसे थोड़ी ना चलोगे यार, बी से ए में ऐसे थोड़ी ना जाओगे यार, फिर तो आप बी की तरफ जा रहे हो। और अगर आपको बी से ए की तरफ जाना है, डायरेक्शन ऐसी करनी पड़ेगी। तो बस वही इंपॉर्टेंट है, होता है डायरेक्शन, और कुछ नहीं है। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी बाई डिवाइड बाई चेंज इन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी अभी पढ़ाया था ना, वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम। तो उसी तरीके से अगर कोई वेलोसिटी में चेंज इन वेलोसिटी पता क्या होता है? एक सेकंड पहले ये बता दूं आपको, रुकना। चेंज क्या होता है वो बताता हूँ, एक सेकंड। देखो चेंज क्या होता है, डेल्टा एस, डिस्प्लेसमेंट को अपन एस भी बोलते हैं, और डिवाइड बाई डेल्टा टी। डेल्टा का मतलब ही चेंज होता है भाई। इसको कुछ हैवी टर्म मत समझना कि हाय ये क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब ही चेंज होता है। तो देखो चेंज क्या होता है मैं बताऊं। अब देखो डिस्प्लेसमेंट की बोला है भाई, आप फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। फाइनल माइनस मतलब सब्ट्रैक्ट, और इनिशियल, ये होता है आपका, ठीक है। इनिशियल डिवाइड बाई फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, मतलब T2 माइनस T1, ऐसा बोल दो। T2 क्या है भाई? फाइनल है। ऐसे उसी मतलब उसी के पैटर्न पे ये होता है चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी मतलब डेल्टा वी डिवाइड बाई डेल्टा टी। ये क्या होता है आपका? एक्सक्लरेशन। इसको ना अपन डीवी बाई डी टी भी बोल सकते हैं। मतलब चेंज को डीवी डिवाइड बाई डी टी इससे भी डिनोट करते हैं। तो ये थोड़ा याद रखना भाई लोग। एसआई यूनिट इसकी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है सिंपली, और सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। और ये ना वेक्टर क्वांटिटी होता है क्योंकि इसके पास होती है डायरेक्शन। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये तीनों फैक्ट्स हैं एक तरीके से। तो इसको आप थोड़ा माइंड में रखना अपने। और आगे चलते हैं भाई लोग। आगे ना अब आता है आपका थोड़ा क्वेश्चंस पैटर्न बेस्ड कॉन्सेप्ट्स। तो इसमें ना इफ चेंज इन वेलोसिटी पॉजिटिव है, देन एक्सक्लेरेशन भी पॉजिटिव होगा। अगर चेंज इन वेलोसिटी निगेटिव है तो एक्सक्लेरेशन भी निगेटिव होगा। अब आप लोग पूछोगे वो कैसे, वो समझाता हूँ, एक सेकेंड। देखो, मान लो आपकी वेलोसिटी थी 5, एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूँ मैं, 5 थी, आपने इंक्रीज कर दी, आपने 10 कर दी, ये वेलोसिटी का है।
ये वेलोसिटी, और ये 5 है आपका, ठीक है, सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये ये आपकी वेलोसिटी है, ये मतलब इंक्रीज कर दिया आपने 5 से 10, तो फाइनल 10 हो गई, इनिशियल 5 हो गई, तो मतलब चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा आपका, डेल्टा वी। फाइनल मतलब 10 और इनिशियल मतलब 5, 10 माइनस 5 मतलब 5। चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ, प्लस का 5, ना कि माइनस का 5, तो ये प्लस का 5। अब देखो, आप ना मोटरसाइकिल चला रहे हो, आपने 5 की स्पीड से चल रहे थे आप, ये देखो 5 की स्पीड से जा रहे थे, अभी आपने एक्सीलेटर थोड़ा घुमाया, आपने 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड कर दी इसकी स्पीड, तो आपने ना पता क्या किया है, एक्सेलरेशन बढ़ाया है। पॉजिटिव का मतलब इंक्रीज होता है भाई, ये आपने इंक्रीज कर दिया अल्टीमेटली। तो ये है इसका मीन्स, पॉजिटिव का मतलब आप इंक्रीजिंग में हो। ठीक है, इसको ऐसे याद रखना है। जैसे आप मोटरसाइकिल चला रहे थे, आपकी 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्पीड थी, फिर आपने एक्सीलरेटर बढ़ाया, तो ये आपकी 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो गई। अब फाइनल आपकी 10 हुई और इनिशियल 5 हुई। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो प्लस का 5, मतलब कहीं ना कहीं आपकी एक्सीलरेटर बढ़ रही है। बढ़ने का मतलब पॉजिटिव होता है। अब चेंज इन वेलोसिटी निगेटिव, मतलब वी आपकी 10 थी, मान लो वी आपकी 10 मीटर पर सेकेंड थी। यूनिट्स का इतना मत करना, कोई वो नहीं है ज़्यादा। ठीक है, अब आपने 5 मीटर पर सेकेंड हो गई। मान लो आप 10 मीटर पर सेकेंड से बाइक पर चल रहे थे, आपके सामने कोई बच्चा आ गया, आपने ब्रेक लगा दी, आपकी स्पीड कम हो गई 5 मीटर पर सेकेंड। अब जब आपकी स्पीड कम हो गई ना, तो आपकी चेंज इन वेलोसिटी पता है क्या होगी। देखो, चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या है, 5, ब्रेक लगाने के बाद फाइनल क्या हुई, 5। ठीक है, जो लास्ट की होती है, जो आ गई एटलीस्ट क्या बचा, 5, यानी फाइनल 5 - 10। ठीक है, ये कितना आएगा, -5 आएगा ना, 5 - 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका चेंज इन वेलोसिटी आया, जो कि निगेटिव है। निगेटिव क्या शो कर रहा है कि आपने ना एक्सलेटर एक्सीलरेशन मतलब घटा दिया, डिक्रीज कर दिया, सॉरी, आपने एक्सलेरेशन डिक्रीज कर दिया। इसका मतलब ही ये होता है निगेटिव का, कि आपने डिक्रीज किया उसको। तो यही सिंपल मीन्स था इसका। ठीक है, आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से आया होगा। अब इसके बाद चलते हैं थोड़ा आगे। रिटार्डेशन, इफ वेलोसिटी डिक्रीजेस ऑब्जेक्ट टेंड्स टू रेस्ट फ्रॉम मोशन। अब देखो, वही है, जैसे मान लो आप बाइक से चल रहे थे, आपने ना ब्रेक लगा दिए, आप वेलोसिटी से चल रहे थे, कौन सी, 5 मीटर पर सेकेंड से, आपने ब्रेक लगा दिए। अब आपकी वेलोसिटी ना कम हो गई, कितनी हो गई, मान लो 1 मीटर पर सेकेंड हो गई एग्जाम्पल के लिए। तो भाई आपने वेलोसिटी डिक्रीज कर दी, आपका ना जो बाइक था, वो ऑब्जेक्ट बाइक, वो ना अब रेस्ट की ओर जा रहा है, मोशन से अब रेस्ट की तरफ जा रहा है। उसी को रिटार्डेशन बोलते हैं। मतलब स्पीड डिक्रीज करी आपने, रिटार्डेशन हो गया। मतलब कि एक्सेलरेशन का उल्टा होता है, एक्सेलरेशन में बढ़ता है वेलोसिटी, इसमें डिक्रीज हो गया, बस ये है। वेलोसिटी डिक्रीजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, ये नोट कर लेना अच्छे से। अभी आगे चलते हैं। आगे क्या है इसमें, ग्राफ्स है। ये ग्राफ्स ना आपको अच्छे से पढ़ने हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस भी यही बनाते हैं भाई, तो अच्छे से करना है। और अब देखो, सबसे पहला ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ये डिस्प्लेसमेंट आपको शो हो रहा होगा, ये टाइम यहाँ पे। अभी देखो अब इसमें क्या करना है आपको, एक सेकेंड भाई। अब देखो, आगे चलते हैं इसमें। डिस्प्लेसमेंट टाइम, ये चारों ग्राफ ना आपके डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के हैं। ओके, तो अब ना मैं आपको ये बताऊंगा, ये आपने स्लोप तो पढ़ा ही होगा, स्लोप क्या होता है, ये थीटा। स्लोप ना आपका, ये थीटा मतलब टेन थीटा होता है, मैथ्स में पढ़ा ही होगा स्लोप क्या बोलते हैं इसको। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। ठीक है, तो इसके बाद परपेंडिकुलर क्या है अपना, डिस्प्लेसमेंट, तो इसको ना डिस्प्लेसमेंट न्यूमरेटर में रहेगा अपना, और बेस ना अपना टाइम रहेगा। ठीक है, ये टाइम, ये डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम, तो ये होता है अपना स्लोप। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट टाइम का स्लोप है, आपने अभी पढ़ा होगा, ये किसके इक्वल होता है, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम।
तो ये सेम आ गया ना। तो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का ये स्लोप क्या देगा आपको, वेलोसिटी देगा कि नहीं देगा? आपके सामने देखो प्रूफ है, देख लो। थीटा स्लोप था, थीटा किसके इक्वल है? डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम, यानी जो वेलोसिटी है उसके इक्वल है। तो इसी को बोलते हैं भाई, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना कैसे होता है ये। अब इसमें आगे कैसे समझाता हूँ मैं आपको। आई होप ये समझ आ गया हो, नोट कर लेना भाई पॉज करके वीडियो को। और अभी आगे चलते हैं यार इसमें, ठीक है। आगे ना आपको काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ मैं, तो थोड़ा दिल थाम के बैठना। अब देखो, यहाँ पे मान लो मैंने एक लाइन की ऐसे, और एक मैंने ये ऊपर कर दिया है, ठीक है, ये यहाँ पे। अब आप लोग देख पा रहे होगे यार, ये जो यहाँ पे स्लोप बन रहा है ना, ये थीटा टू, थीटा वन ये मान लो, और ये थीटा टू मान लो, ठीक है। अभी आप स्लोप देखो, ये दोनों स्लोप आपको इक्वल दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? स्लोप दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ थीटा वन इक्वल्स टू थीटा टू है। थीटा वन इक्वल किसके? थीटा टू के। मतलब वेलोसिटी भाई कांस्टेंट है, क्योंकि स्लोप ना आपका वेलोसिटी के इक्वल होता है, और ये दोनों इक्वल हैं, तो मतलब वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट है, मतलब एक्सलेरेशन आपका क्या हो गया? जीरो। यहाँ लिख देता हूँ, वेलोसिटी ना आपकी कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट दिख ही रहा होगा। और जब वेलोसिटी ना कांस्टेंट हो जाती है आपकी, फाइनल माइनस इनिशियल यार जीरो ही हो जाएगा फिर तो एक्सलेरेशन, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट एक्सलेरेशन जीरो। तब ये क्या होगा, जब एक्सलेरेशन ही नहीं है भाई, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो यानी यूनिफॉर्म मोशन होता है। यूनिफॉर्म मोशन में आपको आगे बताऊंगा क्या होता है अच्छे से, लेकिन उसमें कॉन्सेप्ट यही है कि जब आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो या स्पीड कांस्टेंट हो, तो तब यूनिफॉर्म केस होता है, यूनिफॉर्म मोशन। ये आगे भी आएगा, वहां और अच्छे से बताऊंगा, यहाँ थोड़ा समझ लो कैसे क्या है केसेस। अब देखो, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ये वाला ग्राफ देखो, इसमें क्या हुआ। इसमें देखो सिंपल है भाई, कि जो आपकी कोई भी कार हो या कुछ भी हो, वो एक जगह पे खड़ी है, और वो टाइम निकलता जा रहा है भाई, निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है, लेकिन वो कार मूव नहीं कर रही। मान लो चड्डा अंकल है कोई आपकी गली में, वो कार लेके आए मर्सिडीज। अब कार बहुत अच्छी है, बाहर ले जाएंगे चलाएंगे, गंदी हो जाएगी, तो उनने ना अपने जो गैरा उसके बगल से जो था स्पेस, घर के बगल से, वहां उनने अपनी मर्सिडीज बेंच खड़ी कर दी, और उसको पैक वैक करके वहां खड़ा कर दिया। अब वहां से ना वो गाड़ी निकाल ही नहीं रहे हैं। अब देखो, गाड़ी नहीं निकाल रहे तो क्या टाइम रुक गया? टाइम तो चल ही रहा है अपनी स्पीड से, तो टाइम बीतता जा रहा है, बीतता जा रहा है, मतलब स्पेंड होता ही जा रहा है। देखो टाइम रुक रहा है का? एक्स एक्सिस टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है, टाइम तो बराबर चल ही रहा है ना, ये देखो। पहले वन, एक घंटा हुआ, फिर दो हुए, फिर तीन हुए, फिर फोर, फिर फाइव, फिर सिक्स, सेवन, एट आर, ऐसे होता ही गया। लेकिन ये देखो, डिस्प्लेसमेंट ये यहाँ पे जितना भी चल के आई वो गाड़ी, ये मान लो 3 मीटर है, तो यहाँ से वो फिर खड़ी हुई है, आगे बढ़ी नहीं रही है, तो ये ऐसे था ग्राफ। यहाँ ये नॉन यूनिफॉर्म का केस बनेगा सी वाले में, क्योंकि कभी भाई कार जा रही है, फिर कभी मतलब उसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है, फिर कभी ऐसे, फिर कभी वैसे, ऐसे जा रही है, ठीक है। ये भी नॉन यूनिफॉर्म का केस है, ठीक है। अभी आगे चलते हैं। अब देखो, ये वाला इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से समझना भाई लोगों। इसमें ना स्लोप बताऊंगा मैं, देखो इसका स्लोप ये है थीटा, और इसका स्लोप ना ये वाली लाइन का, ये बताना है, और ये वाली का स्लोप बताना है आपको। स्लोप तो पता ही है भाई, वही डिस्प्लेसमेंट टाइम है ग्राफ, तो वेलोसिटी देगा इसका स्लोप। तो मतलब स्लोप निकालोगे तो मतलब अल्टीमेटली वेलोसिटी ही आ रही है। थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। परपेंडिकुलर में क्या है? डिस्प्लेसमेंट, बेस में क्या है? टाइम, तो मतलब वही डिवाइड हो जाएगा। परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट इस वाली लाइन के लिए, ये जो यहाँ से है, और ये एक्स एक्सिस से ये जो ऊपर जा रही है, टू तक गई है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हुआ अपना डिस्प्लेसमेंट? टू हो गया। बेस में भाई, बेस में ये देखो, ये ना स्टार्टिंग इसकी आप यहाँ से है, मतलब ये करीब करीब 0.5, ये 0.7 मान लो आप इसको। 0.7 से ये वाला टू टाइम, तो यहाँ तक देखो लोगे,
तो वो टाइम देख लेना आपको, डिवाइड कर देना उससे, मतलब कि 2 से माइनस करो 0.7, तो 1.3 आ गया, तो ये बेस 1.3 आ गया। ये ऐसे निकलता है भाई वो। और वही मैं स्टार्ट यहाँ से कर देता जीरो से, तो आप टाइम ना जीरो से कैलकुलेट करते, जीरो से टू के बीच में जितना डिस्टेंस होता अपन टू ले लेते, 1.3 नहीं लेते। तो यहाँ से आप डिवाइड करोगे तो आपकी वेलोसिटी आ जाएगी, बस सिंपली ये है। और यहाँ पे देखो, अब ये वाली लाइन मान लो ये लाइन सी है, इसका आपको वेलोसिटी निकालना है, कैसे निकालोगे? इसके लिए ना आपको क्या करना पड़ेगा, स्लोप के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना पड़ेगा, जो कि इसका है नहीं है, कितना है, जीरो है। अब बेस में भाई टाइम कितना भी हो, वैसे तो देख लेता हूँ, टू, टू और थ्री के बीच में मतलब वन है, वन से डिवाइड करो जीरो में, जीरो आ जाएगा भाई, स्लोप है ही नहीं इसका। ओके, समझ गए? और आगे इस वाली लाइन के लिए भी भाई वैसे ही होगा जो इसके लिए हुआ था। अब आगे चलते हैं। यूनिफॉर्म मोशन अभी बताया था ना, समझाऊंगा, देखो। इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम एट कांस्टेंट स्पीड और वेलोसिटी, मतलब देखो ऐसा है, आप किसी रोड पे जा रहे हो, आपने मोटरसाइकिल बुलेट चला रहे हो, क्लासिक बुलेट, उसकी स्पीड आपकी 50 किलोमीटर पर आवर है, और रोड बिल्कुल खाली है और स्ट्रेट है, कोई भी व्हीकल्स नहीं है, आप अकेले ही जा रहे हो रोड पे, साथ में आपकी क्रैश है। तो 50 किलोमीटर पर आवर है भाई, अब आप स्पीड चेंज ही नहीं कर रहे हो, ना तो 51 हो रही है ना 49 हो रही है, वो कॉन्स्टेंटली 50 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, कॉन्स्टेंटली। जो कि भाई ये मैंने एक वो लिया है भाई, क्या कहते हैं उसको, एक एग्जाम्पल लिया है, ऐसा पॉसिबल नहीं है तो मुझे भी पता है भाई, लेकिन एग्जाम्पल लिया है ना समझाने के लिए। तो ऐसा होता है। अब देखो, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम एट कांस्टेंट स्पीड और वेलोसिटी, इसके ना एग्जांपल के लिए आपको मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, ये देखना पड़ेगा बस। ये इसका एग्जाम्पल है जो कि आप समझ सकते हो यूनिफॉर्म मोशन का, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन। क्योंकि 24 आवर्स में होता है भाई, तो ऐसे देख देख सकते हो भाई इसको आप। इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन देन, अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में, तब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एक्सलेरेशन जीरो हो जाएगा। अब देखो, वेल एक्सलेरेशन क्या होता है भाई, ए इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि डेल्टा वी डिवाइड बाई डेल्टा टी, डेल्टा वी डिवाइड बाई डेल्टा टी। अब चेंज इन वेलोसिटी मतलब वी टू माइनस वी वन, वी टू माइनस वी वन डिवाइड बाई डेल्टा टी, ठीक है। अब वी टू क्या होगा भाई, अब देखो कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब सारी वेलोसिटी सेम ही होंगी, मतलब वी टू वी वन के बराबर ही होगी। तो वो वेलोसिटी यार कैंसिल हो जाएगी ना, अगर वी वन भी मान लें दोनों को, तो ये देखो कैंसिल हो गई, और जो डेल्टा टी है वो न्यू डिनोमिनेटर में आएगा। तो भाई आना आना तो जीरो ही है उसको, तो ये आपका प्रूफ भी हो गया यहाँ पे, ठीक है। अभी आगे चलते हैं भाई, ये थीटा, ये ग्राफ के क्वेश्चन है, ये ग्राफ मैं अभी बताता हूँ आपको, एक सेकेंड। इसके लिए ना पहले ग्राफ बनाता हूँ मैं, एक सेकेंड। इसके लिए ग्राफ बनाता हूँ मैं, एक सेकेंड। ये आपका ग्राफ हो गया, ये मान लो आपकी वाई एक्सिस है, ठीक है। ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब देखो, जब ना, ये कब केस होता है ये वाला, जब ना ये आपका कर्व है, ऐसा कोई डिस्टेंस ट्रेवल करते जा रहा है यो। अब इसमें देखो, जो स्लोप है ना, स्लोप आप कैसे नापोगे भाई, ऐसे स्केल रखोगे इस तरीके से, ये आपका थीटा आ गया। अब ये थीटा ना आपका लेस देन 90 डिग्री है, क्योंकि 90 अगर होता तो स्ट्रेट होती लाइन इस तरीके से। अब इसके नीचे जो भी एंगल आएंगे वो तो 90 से लेस होंगे, तो यहाँ थीटा लेस देन 90 का केस बन रहा है। जब ऐसा केस बनता है ना, तो आपका स्लोप पॉजिटिव आता है भाई, ठीक है। क्योंकि जो टेन
टेन की वैल्यू होती है ना, टेन थीटा, रुकना एक सेकेंड, जो आपकी टेन टेन थीटा की वैल्यू होती है ना, आप जब लेस देन 90 डिग्री से कोई भी एंगल पुट करते हो तो ये पॉजिटिव वैल्यू देता है आपका, पॉजिटिव वैल्यू फॉर थीटा लेस देन 90 डिग्री। ये मैंने आपका यहाँ क्लियरली मेंशन कर दिया है, फॉर थीटा लेस देन 90 डिग्री। इसलिए ना आपका ये स्लोप पॉजिटिव आता है, वेलोसिटी पॉजिटिव। भाई जब स्लोप ही पॉजिटिव आ गया तो भाई वेलोसिटी भी पॉजिटिव आई, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं आपस में, ठीक है, यहाँ पे ये देख लो इक्वल है। वेलोसिटी इंक्रीजेस देन एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव। अब देखो, इंक्रीजेस का मतलब एक थोड़ा केस थोड़ा अलग लेना होगा, मैं आपको समझाता हूँ एक सेकंड। अभी आपको इंक्रीजेस का केस लेना है, तो देखो वो ऐसे होगा, मान लो आपका ये स्लोप है उसकी और आपको मेजरमेंट करनी है। ये देखो, अभी आप आगे जैसे जैसे और मेजर करोगे तो ये लाइन आपकी ऐसे जाती जाएगी, और मेजर करोगे भाई तो ये लाइन आपकी ऐसी जाएगी। तो यानी ये थीटा ना आपकी 90 की डिग्री के टुवर्ड्स मूव कर रहा है, मतलब इंक्रीज हो रही है थीटा की वैल्यू। अब थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी भाई, तो ऑब्वियसली बात है टेन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो v इंक्रीजेस देन एक्सलेरेशन इंक्रीजेस। अब वेलोसिटी बढ़ रही है तो भाई एक्सलेरेशन भी बढ़ेगा, बस सिंपल कॉन्सेप्ट ये है। अब देखो, अब है थीटा, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री का केस बनता है अब, ठीक है। अब उसके लिए आपको क्या देखना है, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, उसके लिए भी स्लोप पॉजिटिव आता है, वेलोसिटी पॉजिटिव, लेकिन एक्सलेरेशन नेगेटिव हो जाता है आपका। वो क्यों होता है, वो समझाता हूँ अभी एक सेकंड। हाँ देखो, ये ना आपको स्लोप जब आप मेजर करोगे यहाँ पे, तो देखो ये ना आपका 90 से ग्रेटर जा रहा है ये वाला थीटा, ठीक है। अब ये 90 से ग्रेटर आ रहा है भाई, तो उसके लिए भी स्लोप आपका पॉजिटिव आएगा, वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव। तो आगे चलते हैं भाई, एक शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूँ आपको, पहले एक ग्राफ बनाता हूँ, आपको पता कैसे चलेगा किसमें एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा किसमें पॉजिटिव, उसके लिए तो दो ग्राफ आप इम्पोर्टेंट है थोड़ा देख लेना। अगर आपको कोई ग्राफ ऐसे दिया है, देखो ऐसे, तो इसमें ना आपको एक्सेलरेशन पॉजिटिव लेना है। क्यों लेना है अभी बताता हूँ। इसमें ना पॉजिटिव इसलिए लेना है, अब जब भी कभी भी ग्राफ आपको ऐसा मिलता है स्माइली फेस, ये मतलब ये मैं इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये स्माइली फेस है एक तरीके से, तो उसमें आपको ना एक्सेलरेशन पॉजिटिव लेना है। और जब भी कभी आपको कोई ग्राफ ऐसे मिलता है, मतलब ऐसे, तो ये डिप्रेस्ड फेस है, मतलब दुख का साइन एक तरह से, तो वहां आपको एक्सेलरेशन नेगेटिव लेना है। ये शॉर्ट ट्रिक है भाई, यहाँ से इजीली निकाल सकते हो, टाइम भी बचाएगा आपका ये काफी। तो बस ये है। अब इसके आगे चलते हैं भाई, और देखते हैं ट्रिक क्या हो सकती है भाई। क्वेश्चंस जल्दी सॉल्व करना इज अवर मेन एम। अब देखो ट्रिक टू, इफ ए एंड वी हैव सेम साइन, मतलब वेलोसिटी भी पॉजिटिव आ गई, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव आ गया, फिर क्या करें, फिर क्या क्या आएगा रिजल्टेंट, मतलब तो वही बताऊंगा। यहाँ पे मेंशन है देखो, इफ v पॉजिटिव, a पॉजिटिव, तो वेलोसिटी या स्पीड ना आपकी इंक्रीज होगी। ये सिंपल ही आपको याद कर लेना है, ठीक है। दोनों v नेगेटिव a नेगेटिव, मतलब दोनों के साइन सेम है, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, उस केसेस में आपकी स्पीड या वेलोसिटी इंक्रीज होती है, बस ये याद करना है। और ए और वी के पास अपोजिट साइन होते हैं, तब ए अगर पॉजिटिव है वी नेगेटिव है, या फिर ए नेगेटिव है वी पॉजिटिव है, तो स्पीड आपकी डिक्रीज होगी, या वेलोसिटी जो भी हो डिक्रीज हो जाती है बस। अभी आगे चलते हैं भाई, ये ग्राफ्स थोड़े इंपॉर्टेंट हैं। स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन, एरिया अंडर वीटी ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। अगर कोई वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसके अंदर का जो स्लोप होता है, ये मान लो थीटा, ये ना अपन को एक्सेलरेशन देता है, थीटा जो है आपका स्लोप, वो आपको एक्सेलरेशन देगा। एरिया अंडर वीटी ग्राफ डिस्प्लेसमेंट, इसके अंडर जो एरिया आएगा, ये
रुकना, कलर चेंज कर देता हूँ, एक सेकेंड। ये आपका एरिया जो होगा ना, ये वाला, इसके अंडर जो एरिया होगा उसको अपन भाई, वो ना डिस्प्लेसमेंट होगा ये, जिसका जैसे मान लो ट्रायंगल है, जब आप ट्रायंगल का एरिया निकालोगे ना, वही आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, बस ये है सिंपल। अभी आगे चलता हूँ। अब इसमें देखते हैं एटी ग्राफ के स्लोप। स्लोप ऑफ एटी ग्राफ गिव्स जर्क। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक तरह के फैक्चुअल याद रख लेना, जर्क कोई ऐसा होता है बस, जो एटी ग्राफ के स्लोप से मिलता है। एरिया अंडर एटी ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। अगर कोई एरिया है एटी ग्राफ के अंडर, मतलब मान लो ये ट्रायंगल था, इसका आपने एरिया निकाल दिया, पता है ना ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलता है, अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, इस तरीके से, तो इसका जो एरिया होगा ना, वो अपन को वेलोसिटी देगा, बस ये है। इससे क्वेश्चंस में बन जाते हैं, तो उसको थोड़ा याद रखना भाई। अभी आगे चलता हूँ ग्राफ्स पे। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है ये एस मतलब डिस्प्लेसमेंट है, ये टी मतलब टाइम है। When an object moves with no acceleration with a positive slope and object is initially located at a distance from origin, मतलब डिस्टेंस ना किसी डिस्टेंस पे, वो सॉरी, स्लोप ना आप, ये स्टार्टिंग आपकी किसी डिस्टेंस से हो रही है, मान लो ये कोई डिस्टेंस है ए, यहाँ से इसने स्टार्ट किया है, और इसका एक्सलेरेशन ना बिल्कुल नहीं है, नो एक्सलेरेशन, और ये पॉजिटिव स्लोप के साथ मूव कर रहा है भाई। देखो ये लिखा है विद पॉजिटिव स्लोप एंड ऑब्जेक्ट इज इनिशियली लोकेटेड एट ए डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, तो ये स्लोप ऐसे जाता है भाई, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में। द st graph is a curve when an object moves at a uniform positive acceleration, the object is initially separated from origin by a positive slope। अब देखो, ये भी भाई किसी डिस्टेंस ए पे है ओरिजिन से, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, ओरिजिन है, ये किसी डिस्टेंस ए पर है। अब ना ये पॉजिटिव एक्सलेरेशन से, भाई पॉजिटिव एक्सलेरेशन कैसे डिसाइड किया, स्माइली फेस है, देखो यहाँ स्माइली फेस है, तो क्या पॉजिटिव एक्सलेरेशन, ठीक है, सिंपल ट्रिक काम आ गई कि नहीं। अब देखो, ये कर्व है, और ये यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सलेरेशन से भी मूव कर रहा है, तो ये इतना है बस इसमें। अभी आगे चलते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद नेगेटिव एक्सलेरेशन देन एसटी ग्राफ इज ए कर्व विद नेगेटिव स्लोप। अब देखो, डिप्रेस्ड फेस है, एक्सलेरेशन आपका नेगेटिव हो जाएगा, मैंने ट्रिक लिखाई थी, कितनी उससे हेल्प हो रही है भाई, ये हो गया। अब कर्व विद नेगेटिव स्लोप, इसका भी स्लोप भाई नेगेटिव आएगा, ठीक है। When an object is at rest, then the ST graph is a straight line। अगर कोई ऑब्जेक्ट है स्ट्रेट जा रही है ये लाइन, तो मतलब वो रेस्ट पे है, वही चड्डा अंकल का एग्जांपल बताया था। उसके बाद द VT ग्राफ व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट है भाई, मतलब जीरो तो यहाँ होती है, तो जीरो तो है नहीं, 1 2 3 4 5 6 जितनी भी हो यहाँ पे, 7 मान लो या 6 मान लो, तो ये जो वेलोसिटी है कांस्टेंट है, टाइम के साथ 6 ही वेलोसिटी है, इसी से मूव हो रही है। और इसकी एक्सलेरेशन जीरो है, क्योंकि वेलोसिटी जब कांस्टेंट होती है तो एक्सलेरेशन जीरो हो जाता है अपना। तो अब आगे चलते हैं। VT ग्राफ व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सलेरेशन हैविंग सम इनिशियल वेलोसिटी देन, देखो इनिशियल वेलोसिटी इसकी जीरो नहीं है, कुछ ना कुछ है, क्योंकि ये काफी डिस्टेंस पे है ओरिजिन से। अगर ये ओरिजिन से मूव करती तब इसकी ना कांस्टेंट ये वेलोसिटी जीरो हो जाती, इनिशियल वेलोसिटी, लेकिन यहाँ पे ये जीरो नहीं है, और ये मूव भी कर रही है भाई कांस्टेंट एक्सलेरेशन के साथ, क्योंकि जो स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ होता है वो क्या देता है अपन को, एक्सलेरेशन, ये यहाँ पे, तो ये तो भाई थीटा कांस्टेंट है, यहाँ भी थीटा है और यहाँ भी थीटा है, मतलब सारी जगह सेम ही है वो थीटा, तो मतलब कांस्टेंट है। आगे वाले में देखते हैं व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सलेरेशन हैविंग जीरो वेलोसिटी, मतलब एक्सलेरेशन आपका कांस्टेंट तो है, लेकिन जो ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है ना इनिशियल वेलोसिटी, तो मतलब ये जीरो इनिशियल वेलोसिटी है यहाँ पे, और वही एक्सलेरेशन ना आपका कांस्टेंट है, यहाँ भी थीटा है, क्योंकि स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स एक्सलेरेशन, यहाँ भी थीटा है, मतलब सेम है, मतलब कांस्टेंट है, बस सिंपल है ये ग्राफ भी। अब देखो 34, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद इंक्रीजिंग एक्सलेरेशन हैविंग जीरो इनिशियल वेलोसिटी, कोई भी ऑब्जेक्ट ना इंक्रीजिंग एक्सलेरेशन में है और जीरो इनिशियल वेलोसिटी है, तो ये वाला एक केस और अपन को देखना है, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। इस वाले केस में ना इनिशियल वेलोसिटी देखो क्लियरली मेंशन है यहाँ पे, जीरो है, तो ये यहाँ पे जीरो हो गया इनिशियल वेलोसिटी, और ये इसमें मेंशन नहीं है, ये ना अपना
ये भी अपना वीटी ग्राफ है भाई। ठीक है, तो ये यहाँ पे केस दिया है, पॉजिटिव एक्सलेरेशन हो जाएगा और इंक्रीजिंग होगा, क्योंकि भाई ये स्माइली कर्व है, तो बस ऐसे। अब आगे चलते हैं भाई। ये एक्स एडी ग्राफ है। एडी ग्राफ, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स एट ए कांस्टेंट डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। मान लो कोई ऑब्जेक्ट था यहाँ पे, अब वो डिक्लाइन ही होती जा रही है, देखो लाइन यहाँ से, ये कुछ वैल्यू थी इसकी एक्सेलरेशन, यहाँ कुछ थी, यहाँ कुछ थी वैल्यू, यहाँ कुछ थी, मान लो यहाँ थी 4 3 2 1 0। अब देखो यहाँ पे देखो डिक्रीज हुई, फिर यहाँ पे डिक्रीज हुई, डिक्रीज होते ही जा रही है, टाइम के साथ होते ही जा रही, होते ही जा रही, फिर ये कर्व आगे निकल जाएगा ऐसे। तो ये इसका मतलब ये था, ठीक है। अब लास्ट वाला भाई, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। भाई कांस्टेंट कैसे है? कांस्टेंट इसलिए है भाई, कांस्टेंट इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन मतलब कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है। ये नहीं है कि फिक्स वैल्यू हो गई एक्सेलरेशन की, नहीं, इंक्रीज हो रहा है, मतलब अगर मान लो +5 से इंक्रीज हो रहा है, तो वो 5 से ही अगली बार भी इंक्रीज होगा, और फिर उसके बाद भी वो 5 से ही इंक्रीज होगा। कहने का मतलब ये है, मतलब कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग का मतलब ये होता है, नहीं आप लोग ये समझो कि भाई कांस्टेंट है, इंक्रीज भी है, क्या लिखा है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कॉन्स्टेंटली इंक्रीज का मतलब ये होता है, अगर +5 से इंक्रीज है +5 से होगा, +10 से है तो +10 से होगा। तो और इसका सेकंड पॉइंट क्या है इंपॉर्टेंट, ये भाई यहाँ से जीरो मतलब ओरिजिन से स्टार्ट है, तो कहीं ना कहीं पहले इसका जीरो एक्सक्लेरेशन था, फिर ये इंक्रीज हुआ है धीमे धीमे। आज की क्लास के लिए भाई इतना ही। थैंक यू, जय हिंद एवरीवन एंड फ्यूचर ऑफिसर्स। आई होप आपको ये सब समझ आया होगा, एंड आई होप you are doing revision of physics notes as well, and I will bring some PYQs on this chapter, and hope you are doing well in your studies. So, Jai Hind.